प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात आज 124तम संस्करण देशवासी विभिन्न प्रसंग में आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री। आसंतु यार सीधा प्रसारण में देखा। तो 2023 में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हुई थी, तब देश में एक नया माहौल बना। साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। साथियों, आपने इंस्पायर मानक अभियान का नाम सुना होगा। यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। इसमें हर स्कूल से 5 बच्चे चुने जाते हैं। हर बच्चा एक नया आइडिया लेकर आता है। इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं और चंद्रयान-3 के बाद तो इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। देश में स्पेस स्टार्टअप भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 5 साल पहले 50 से भी कम स्टार्टअप थे, आज 200 से ज्यादा हो गए हैं सिर्फ स्पेस सेक्टर में। साथियों, अगले महीने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है। आप इसे कैसे मनाएंगे? कोई नया आइडिया है क्या? मुझे नमो ऐप पर जरूर मैसेज भेजिएगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत में आज साइंस एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ दिन पहले हमारे छात्रों ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेडल जीते हैं। देवेश पंकज, संदीप कुची, देवव्रत प्रियदर्शी और उज्जवल केशरी, इन चारों ने भारत का नाम रोशन किया। मैथ्स की दुनिया में भी भारत ने अपनी पहचान को और मजबूत किया है। ऑस्ट्रेलिया में हुए इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। साथियों, अगले महीने मुंबई में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड होने जा रहा है। इसमें 60 से ज्यादा देशों के छात्र आएंगे, वैज्ञानिक भी आएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा ओलंपियाड होगा। एक तरह से देखें तो भारत अब ओलंपिक और ओलंपियाड दोनों के लिए आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी को गर्व से भर देने वाली एक और खबर आई है यूनेस्को से। यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी है। 11 किले महाराष्ट्र में, 1 किला तमिलनाडु में। हर किले से इतिहास का एक एक पन्ना जुड़ा है। हर पत्थर एक ऐतिहासिक घटना का गवाह है। सल्लेर का किला, जहां मुगलों की हार हुई, शिवनेरी, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, किला ऐसा जिसे दुश्मन भेद न सके। खांदेरी का किला, समुद्र के बीच बना अद्भुत किला। दुश्मन उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने असंभव को संभव करके दिखा दिया। प्रतापगढ़ का किला, जहां अफजल खान पर जीत हुई, उस गाथा की गूंज आज भी किले की दीवारों में समाई है। विजय दुर्ग, जिसमें गुप्त सुरंगें थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता का प्रमाण इस किले में मिलता है। मैंने कुछ साल पहले रायगढ़ का दौरा किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने नमन किया था। यह अनुभव जीवन भर मेरे साथ रहेगा। साथियों, देश के और हिस्सों में भी ऐसे ही अद्भुत किले हैं जिन्होंने आक्रमण झेले, खराब मौसम की मार झेली, लेकिन आत्मसम्मान को कभी भी झुकने नहीं दिया। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, आमेर किला, जैसलमेर का किला तो विश्व प्रसिद्ध है। कर्नाटका में
गुलबर्गा का किला भी बहुत बड़ा है। चित्रदुर्ग के किले की विशालता भी आपको कौतूहल से भर देगी कि उस जमाने में किला बना कैसे होगा। साथियों, उत्तर प्रदेश के बांदा में है कालिंजर किला। महमूद गजनवी ने कई बार इस किले पर हमला किया और हर बार असफल रहा। बुंदेलखंड में ऐसे कई किले हैं, ग्वालियर, झांसी, दतिया, अजयगढ़, गढ़कुंडार, चंदेरी। ये किले सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक है। संस्कार और स्वाभिमान आज भी इन किलों की ऊंची ऊंची दीवारों से झांकते हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं, इन किलों की यात्रा करें, अपने इतिहास को जानें, गौरव महसूस करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आप कल्पना कीजिए, बिल्कुल भोर का वक्त, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर, तारीख है 11 अगस्त 1908। हर गली, हर चौराहा, हर हलचल उस समय जैसे थमी हुई थी। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में ज्वाला थी। लोगों ने जेल को घेर रखा था, जहां एक 18 साल का युवक अंग्रेजों के खिलाफ अपना देश प्रेम व्यक्त करने की कीमत चुका रहा था। जेल के अंदर अंग्रेज अफसर एक युवा को फांसी देने की तैयारी कर रहे थे। उस युवा के चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि गर्व से भरा हुआ था। वो गर्व जो देश के लिए मर मिटने वालों को होता है। वो वीर, वो साहसी युवा थे खुदीराम बोस। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने वो साहस दिखाया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। तब अखबारों ने भी लिखा था, खुदीराम बोस जब फांसी के फंदे की ओर बढ़े तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसे ही अनगिनत बलिदानों के बाद, सदियों की तपस्या के बाद हमें आजादी मिली थी। देश के दीवानों ने अपने रक्त से आजादी के आंदोलन को सींचा था। साथियों, अगस्त का महीना इसीलिए तो क्रांति का महीना है। 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि होती है। इसी महीने 8 अगस्त को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर आता है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं। लेकिन साथियों, हमारी आजादी के साथ देश के बंटवारे की टीस भी जुड़ी हुई है। इसलिए हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 7 अगस्त 1905 को एक और क्रांति की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और खासकर हैंडलूम को एक नई ऊर्जा दी थी। इसी स्मृति में देश हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाता है। इस साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के 10 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी की लड़ाई के समय जैसे हमारी खादी ने आजादी के आंदोलन को नई ताकत दी थी, वैसे ही आज जब देश विकसित भारत बनने के लिए कदम बढ़ा रहा है, तो टेक्सटाइल सेक्टर देश की ताकत बन रहा है। इन 10 वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में इस सेक्टर से जुड़े लाखों लोगों ने सफलता की कई गाथाएं लिखी हैं। महाराष्ट्र के पैठण गांव की कविता धवले पहले एक छोटे से कमरे में काम करती थी। न जगह थी और न ही सुविधा। सरकार से मदद मिली, अब उनका हुनर उड़ान भर रहा है। वो 3 गुना ज्यादा कमा रही है।
खुद अपनी बनाई पैठनी साड़ियां बेच रही हैं। उड़ीसा के मयूरभंज में भी सफलता की ऐसी ही कहानी है। यहाँ 650 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं ने संथाली साड़ी को फिर से जीवित किया है। अब ये महिलाएं हर महीने हजारों रुपये कमा रही हैं। ये सिर्फ कपड़ा नहीं बना रही, अपनी पहचान गढ़ रही हैं। बिहार के नालंदा से नवीन कुमार की उपलब्धि भी प्रेरणादायक है। उनका परिवार पीढ़ियों से इस काम से जुड़ा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि उनके परिवार ने अब इस फील्ड में आधुनिकता का भी समावेश किया है। अब उनके बच्चे हैंडलूम टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े ब्रांड्स में काम कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये आसपास के अनेक परिवारों को आगे बढ़ा रहा है। साथियों, टेक्सटाइल भारत का सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विविधता की मिसाल है। आज टेक्सटाइल और अपैरल मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस विकास की सबसे सुंदर बात यह है कि गांवों की महिलाएं, शहरों के डिजाइनर, बुजुर्ग बुनकर और स्टार्टअप शुरू करने वाले हमारे युवा सब मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत में 3000 से ज्यादा टेक्सटाइल स्टार्टअप सक्रिय हैं। कई स्टार्टअप्स ने भारत की हैंडलूम पहचान को ग्लोबल हाइट दी है। साथियों, 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है वोकल फॉर लोकल। जो चीजें भारत में बनी हो, जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, वही खरीदे और वही बेचे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की विविधता की सबसे खूबसूरत झलक हमारे लोकगीतों और परंपराओं में मिलती है और इसी का हिस्सा होता है हमारे भजन और हमारे कीर्तन। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कीर्तन के जरिए फॉरेस्ट फायर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए? शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन ओडिशा के क्योंझर जिले में एक अद्भुत कार्य हो रहा है। यहाँ राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली नाम की एक टोली है। भक्ति के साथ साथ ये टोली आज पर्यावरण संरक्षण का भी मंत्र जप रही है। इस पहल की प्रेरणा है प्रमिला प्रधान जी। जंगल और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने पारंपरिक गीतों में नए बोल जोड़े, नए संदेश जोड़े। उनकी टोली गांव-गांव गई, गीतों के माध्यम से लोगों को समझाया कि जंगल में लगने वाली आग से कितना नुकसान होता है। ये उदाहरण हमें याद दिलाता है कि हमारी लोक परंपराएं कोई बीते युग की चीज नहीं है। इनमें आज भी समाज को दिशा देने की शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा आधार हमारे त्योहार और परंपराएं हैं। लेकिन हमारी संस्कृति की जीवंतता का एक और पक्ष है। ये पक्ष है अपने वर्तमान और अपने इतिहास को डॉक्यूमेंट करते रहना। हमारी असली ताकत वो ज्ञान है जिसे सदियों से पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में सहेजा गया है। इन पांडुलिपियों में विज्ञान है, चिकित्सा की पद्धतियां हैं, संगीत है, दर्शन है और सबसे बड़ी बात वो सोच है जो मानवता के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। साथियों, ऐसे असाधारण ज्ञान को, इस विरासत को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे देश में हर कालखंड में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इसे अपनी साधना बना लिया। ऐसे ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है मणि मारन जी, जो तमिलनाडु के
तंजावुर से हैं। उन्हें लगा कि अगर आज की पीढ़ी तमिल पांडुलिपियां पढ़ना नहीं सीखेगी तो आने वाले समय में ये अनमोल धरोहर खो जाएगी। इसलिए उन्होंने शाम को कक्षाएं शुरू की, जहां छात्र, नौकरी पेशा युवा, रिसर्चर सब यहां आकर के सीखने लगे। मणि मारन जी ने लोगों को सिखाया कि तमिल सुवड़ियल यानी पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने और समझने की विधि क्या होती है। आज अनेकों प्रयासों से कई छात्र इस विधा में पारंगत हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने तो इन पांडुलिपियों के आधार पर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पर रिसर्च भी शुरू कर दी है। साथियों, सोचिए, अगर ऐसा प्रयास देश भर में हो तो हमारा पुरातन ज्ञान केवल दीवारों में बंद नहीं रहेगा, वो नई पीढ़ी की चेतना का हिस्सा बन जाएगा। इसी सोच से प्रेरित होकर भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है, ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा, फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। मेरा भी आप सबसे आग्रह है, अगर आप किसी ऐसे प्रयास से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो माईगॉव या संस्कृति मंत्रालय से जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि यह केवल पांडुलिपियां नहीं है, यह भारत की आत्मा के वो अध्याय हैं जिन्हें हमें आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके आसपास कितनी तरह के पक्षी हैं, चिड़िया है, तो आप क्या कहेंगे? शायद यही कि मुझे तो रोज 5-6 पक्षी दिख ही जाते हैं या चिड़िया दिख ही जाती हैं। कुछ जानी पहचानी होती हैं, कोई अनजानी, लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प होता है कि हमारे आसपास पक्षियों की कौन कौन सी प्रजातियां रहती हैं। हाल ही में एक ऐसा ही शानदार प्रयास हुआ है। जगह है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। वैसे तो ये इलाका अपने राइनोज, गैंडों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय बना है यहाँ के घास के मैदान और उनमें रहने वाली चिड़िया। यहाँ पहली बार ग्रासलैंड बर्ड सेंसस हुआ है। आप जानकर खुश होंगे, इस सेंसस की वजह से पक्षियों की 40 से ज्यादा प्रजातियों की पहचान हुई है। इनमें कई दुर्लभ पक्षी शामिल हैं। आप सोच रहे होंगे, इतने पक्षी कैसे पहचान में आए? इसमें टेक्नोलॉजी ने कमाल किया। सेंसस करने वाली टीम ने आवाज रिकॉर्ड करने वाले यंत्र लगाए, फिर कंप्यूटर से उन आवाजों का विश्लेषण किया, एआई का उपयोग किया। सिर्फ आवाजों से ही पक्षियों की पहचान हो गई, वो भी बिना उन्हें डिस्टर्ब किए। सोचिए, टेक्नोलॉजी और संवेदनशीलता जब एक साथ आते हैं तो प्रकृति को समझना कितना आसान और गहरा हो जाता है। हमें ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम अपनी जैव विविधता को पहचान सकें और अगली पीढ़ी को भी इसे जोड़ सकें। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी सबसे बड़ा उजाला वहीं से फूटता है जहां अंधेरे ने सबसे ज्यादा डेरा जमाया हो। ऐसा ही एक उदाहरण है झारखंड के गुमला जिले का। एक समय था जब ये इलाका माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था। बासिया ब्लॉक के गांव वीरान हो रहे थे। लोग डर के साए में जीते थे। रोजगार की कोई संभावना नजर नहीं आती थी।
जमीनें खाली पड़ी थी और नौजवान पलायन कर रहे थे, लेकिन फिर दरअसल आपण शुणुले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात ये कार्यक्रम रही है जो कि देशवासी को मनर कथा कहते प्रधानमंत्री।